हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुनः स्वागत है आप सभी का। तो हम चर्चा कर रहे थे स्थानीय भर्ती केस पर और इसका पहला पार्ट मैं बना चुका हूं और अपलोड भी कर चुका हूं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला पार्ट का लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखें अभी तक पहला पार्ट तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि क्या स्थानीय भर्ती उचित है अथवा नहीं, तर्कों के आधार पर। तो चलिए 6 तर्क मैंने रख दिया है और आप उन तर्कों के माध्यम से आकलन कीजिए कि स्थानीय भर्ती होना चाहिए कि नहीं, अनुचित है कि उचित है। ठीक है, चलिए 7वां पॉइंट मैं दूंगा और इस 7वें पॉइंट में मैं बताना चाहूँगा कि अनुसूची 5 क्या है। ठीक है, तो कई लोग कहते हैं क्या अनुसूची 5 के कारण ही स्थानीय भर्ती हो रहा है क्या। ठीक है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अनुसूची 5 थोड़ा लंबा चौड़ा है, आप पढ़ लीजिएगा टाइम हो तो, लेकिन मैं सार बात को अनुसूची 5 के सार बात को मैं रख देता हूँ। ठीक है, तो पहला है राइट टू सेल्फ गवर्नेंस। तो आदिवासी क्षेत्रों में है ना, आदिवासी क्षेत्रों में ट्राइब्स के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान में अनुसूची 5 बनाया गया है। उसके अंतर्गत मुख्य 2 बातें हैं, सिर्फ मुख्य 2 बातें हैं। ठीक है, वो 5वीं जो अनुसूची है वो ट्राइब्स के विकास के लिए है। तो मुख्य बातें निकल के क्या सामने आती है, राइट टू सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, तो ये 5वीं अनुसूची जो है इसलिए बनाया गया है ताकि जो राज्य की सरकार है वो आदिवासियों के हक का हनन ना कर सके। ठीक है, उनके अधिकारों को छीन ना सके। ठीक है, तो राज्य सरकार से उनके अधिकार को बचाने के लिए ये राइट टू सेल्फ गवर्नेंस का प्रावधान रखा है अनुसूची 5 में। तो इसके लिए जो महामहिम राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को इसकी जिम्मेदारी सौंपते हैं। ठीक है, उनको ये अधिकार देते हैं कि आप वहाँ जाइए आदिवासी क्षेत्रों में और वहाँ का प्रशासन आपको संभालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट टू सेल्फ गवर्नेंस है। और जो दूसरा बात है दोस्तों वो है राइट टू ऑनरशिप। तो राइट टू ऑनरशिप मतलब मालिकाना अधिकार। तो इसमें क्या है, देखिए तो पहले क्या होता था, जमींदारों के द्वारा जो है हमारे जो गरीब आदिवासी हैं उनके जमीन जायदाद को, उनकी संपत्ति को छीना जाता था। तो उनको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए ये जो है अनुसूची 5 में ये प्रावधान है राइट टू ऑनरशिप अर्थात मालिकाना अधिकार। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्राइब्स है, जो आदिवासी है, उनका जो जमीन है वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी के नाम पर ही ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब कोई भी उसको खरीद नहीं सकता। जो आदिवासी हैं उनके ज़मीन को कोई भी गैर आदिवासी जो है वो नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो जो आदिवासी है उनका ज़मीन केवल और केवल आदिवासी ही खरीद सकता है। मतलब आदिवासी का जो ज़मीन है वो ट्रांसफ़र हो सकता है ओनली आदिवासी को, कोई गैर आदिवासी जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता। ठीक है, अगर खरीदने की कोशिश भी करेंगे तो वहाँ के जो भी कलेक्टर महोदय होंगे या फिर जो अनुविभागीय अधिकारी होंगे वो इस पर रोक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 2 मुख्य बातें हैं अनुसूची 5 का, ताकि उनका जो अधिकार है वो छीना ना जाए, उनका विकास हो सके। ठीक है, तो इसमें कहीं भी नहीं है कि स्थानीय भर्ती होगा। ठीक है, अगर भाई राज्य स्तर पर कोई भर्ती हो रही है तो उसमें स्थानीय भर्ती होगा, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है अनुसूची 5 में। ठीक है, तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय भर्ती होना ये अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। ठीक है, चलिए 8वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 8वां और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हाई कोर्ट भी इसको अनदेखा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो 8वां पॉइंट है वो सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। ठीक है, तो इसे हाई कोर्ट बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकता और इसके खिलाफ नहीं जा सकता। 100% आप लिख के ले लो कि हाई कोर्ट, कोई सा भी हाई कोर्ट हो, वो इस दलील के खिलाफ या इस बात के खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है, 8वां पॉइंट देख लेते हैं। तो भाई सीधा सीधा भारत के संविधान के अनुसार 100% आरक्षण, 100% आरक्षण बिल्कुल भी असंवैधानिक है। ठीक है, और हमें देखने को मिला इंदिरा साहनी, ये इंदिरा लिखा हुआ है, और हमें देखने को मिला था इंदिरा साहनी केस में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि 100% जो आरक्षण है वो बिल्कुल भी असंवैधानिक है और अनैतिक है। ठीक है, तो इस बात को हाई कोर्ट द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता और इसके खिलाफ में भी नहीं जाया जा सकता। ठीक है, और आप खुद ही सोचिए कि स्थानीय भर्ती का होना मतलब सीधा सीधा 100% आरक्षण है। ठीक है, तो 100% आरक्षण किसी भी स्थिति में संभव ही नहीं है। इसलिए इस पॉइंट के हिसाब से भी देखें तो 101% स्थानीय भर्ती
अनुचित है और स्थानीय भर्ती किसी भी हालात में संभव नहीं है। ठीक है। और दोस्तों अभी ये झारखंड का केस आपने देखा था, वहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है कि भाई स्थानीय भर्ती नहीं होगा। ठीक है। जबकि सरकार पक्ष में था स्थानीय भर्ती के, सरकार स्थानीय भर्ती कराना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि भैया नहीं हो सकता है ना, ये असंवैधानिक है। ठीक है। तो उस झारखंड केस में ये इंदिरा साहनी का केस भी आधार में था। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट मैं रखना चाहूँगा। अगला पॉइंट सीधा सीधा ये जो 9वां पॉइंट है मैं रखूँगा, ये बिल्कुल पानी की तरह साफ कर देगा जो स्थिति है स्थानीय केस की, है ना। ठीक है। उसको बिल्कुल पानी की तरह क्लियर कर देगा, है ना, बिल्कुल स्पष्ट कर देगा कि अनुचित है अथवा नहीं, या फिर जो हाई कोर्ट की सुनवाई है वो किसके पक्ष में जाएगा, इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देगा। क्यों, देखते हैं। तो 9वां पॉइंट है मेरा, राज्य में किसी भी नियुक्ति मामलों में स्थानीय भर्ती होना भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तीनों खंडों का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है। ठीक है। तो भैया जो स्थानीय भर्ती है अगर वो होता है तो सीधा सीधा अनुच्छेद के तीनों खंडों का वायलेशन होगा, उल्लंघन होगा। और अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। ठीक है। अब देखते हैं तीनों खंड, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहला खंड आप देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 16 का। तो पहला खंड क्या बोलता है? पहला खंड बोलता है आर्टिकल 16 का, राज्य में किसी भी नियुक्ति मामलों में राज्य के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अर्थात भाई अगर कोई भी नियुक्ति मामला है तो राज्य के सभी नागरिक बराबर रूप से हकदार है, अधिकारी हैं, है ना। आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो उस राज्य के नियुक्ति मामला में आप बराबर के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। ठीक है। और दूसरा खंड क्या कहता है? और दूसरा खंड कहता है आर्टिकल 16 का कि राज्य में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर अयोग्य कर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो यहाँ पर स्थानीय भर्ती होना मतलब सीधा सीधा है निवास के आधार पर भेदभाव करना, और ये भी वायलेशन ही तो हुआ ना। तो इसके खिलाफ भी कोर्ट नहीं जा सकती, नहीं पहले खंड का वायलेशन कर सकती है हाई कोर्ट, नहीं दूसरे खंड का कर सकती है। ठीक है। तो भाई इसके खिलाफ में बिल्कुल भी हाई कोर्ट नहीं जाएगी, जा ही नहीं सकती, क्योंकि संविधान है भाई, संविधान से चलता है हाई कोर्ट, है ना। ठीक है। तो निवास के आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। स्थानीय भर्ती होता है तो सीधा सीधा ये निवास के आधार पर भेदभाव हो जाएगा। ठीक है। जो कि वायलेशन है संविधान का। ठीक है। चलिए खंड तीसरा क्या कहता है उसको देखते हैं। तो खंड तीसरा कहता है किसी भी नियुक्ति में राज्य या केंद्र शासित राज्य की आवश्यकता के अनुसार, जैसे स्थानीय या फिर अन्य प्राधिकरण मामले हो गए, तो उनके लिए विशेष स्थिति में नियम बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद का होगा, ना ही राज्य को होगा, ना ही राज्यपाल को होगा। ठीक है। ओके। राज्यपाल या फिर राज्य को बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा स्थानीय भर्ती का नियम बनाने का, ये केवल और केवल संसद को होगा। और ये भी कब बनेगा? जब विशेष स्थिति हो, विशेष परिस्थिति हो, विशेष आवश्यकता हो, तब जाके ये संसद में नियम बनेगा। ठीक है। तो ये स्थानीय भर्ती का जो नियम है वो केवल और केवल संसद बना सकती है। इसके हिसाब से हमारे छत्तीसगढ़ में भाई जो अधिसूचना था स्थानीय भर्ती वाला 2012 से था, है ना। तो 2012 से जितना भी भर्ती तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के जिला संवर्ग के पद थे जिसमें भर्ती हुआ होगा, तो वो भी निरस्त किए जा सकते हैं। ठीक है। भले ही उनको जॉब मिल गई हो, है ना, पोस्टिंग हो गया हो, पेमेंट भी लेते होंगे, फिर भी निरस्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई मत करना भैया, सब इंसान है और इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है। हमें बात करना है केवल इस भर्ती पर। ठीक है। तो याद रखिएगा। ठीक है। स्थानीय भर्ती अनुचित है इसके हिसाब से भी, क्योंकि जो स्थानीय भर्ती हो रहा था छत्तीसगढ़ में वो किसके अधिकार का यूज़ करते हुए हो रहा था? महामहिम राज्यपाल के अधिकार का यूज़ करते हुए स्थानीय भर्ती हो रहा था अभी तक। और भाई साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे उल्लेख है खंड 3 आर्टिकल 16 में कि इसका अधिकार, स्थानीय भर्ती का अधिकार केवल और केवल संसद को होगा, राज्य या फिर राज्यपाल को नहीं होगा। ठीक है। तो इसके हिसाब से भी देखें तो भैया स्थानीय भर्ती होगा मतलब सीधा सीधा अनुच्छेद 16 के तीनों खंडों का वायलेशन होगा। ठीक है। तो और ये आर्टिकल 16 जो है वो सिद्ध करता है कि स्थानीय भर्ती किसी भी हालात में नहीं हो सकते। ठीक है। आप लिख के ले लो, गारंटी से ले लो।
ठीक है। अब कोई बोलना मत भैया कि आप मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ हो, मैं केवल संविधान बता रहा हूँ, जिसका वादा मैंने किया था चर्चा में उसी बेस पे करूँगा, जजमेंट के आधार पे, संविधान के आधार पे और कुछ तर्कों के आधार पे, ठीक है, वही मैं कर रहा हूँ। मैं केवल न्याय के पक्ष में हूँ। और बता दूँ दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा रोल अदा किया है झारखंड स्थानीय केस में, है ना। तो मैदानी अभ्यर्थी जो है केस जीते थे, ठीक है, बावजूद इसके कि सरकार स्थानीय भर्ती कराना चाहती थी। तो इसमें बड़ा रोल था ये अनुच्छेद 16 का। तो साफ तौर पे सिद्ध होता है कि स्थानीय भर्ती हमारे छत्तीसगढ़ में तो क्या किसी भी राज्य में नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कब, जब विशेष आवश्यकता हो, विशेष स्थिति हो और संसद द्वारा उस विशेष स्थान के लिए, विशेष जगह के लिए स्थानीय भर्ती का नियम बनाया जाए तो। चलिए अगला पॉइंट रखता हूं। अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट मेरा, देखिए, अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है स्थानीय भर्ती। कैसे? अनुच्छेद 15 में क्या है, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो भाई अगर स्थानीय भर्ती होता है तो मैं पहले ही बता दिया कि निवास के आधार पर भेदभाव हो जाएगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट भैया इस आर्टिकल का भी उल्लंघन नहीं कर सकती, है ना, स्थानीय के पक्ष में फैसला दे ही नहीं सकती। अगर देगी तो सीधा सीधा अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन हो जाएगा, है ना, अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन हो जाएगा, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उनका जजमेंट था इंदिरा साहनी केस में कि 100% आरक्षण असंवैधानिक है, तो उसका भी उल्लंघन हो जाएगा। तो भाई इतने उल्लंघन तो नहीं कर सकती ना हाई कोर्ट। इससे सिद्ध होता है कि स्थानीय भर्ती संभव ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। चलिए, और 11वां पॉइंट मैं रखता हूं कि स्थानीय जो भर्ती है वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13 का खंड 2, अनुच्छेद 15 का खंड 2, अनुच्छेद 16 एवं अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। और झारखंड के जजमेंट में ये भी आर्टिकल और बात रखे गए हैं। तो भैया इतने सारे अनुच्छेद का मतलब भारतीय संविधान का उल्लंघन होगा, ये तो कदापि नहीं करेगी ना हाई कोर्ट, ठीक है। तो आप निश्चिंत हो जाइए अगर डर रहे हो मैदानी क्षेत्र के अभ्यर्थी की स्थानीय भर्ती होगा। तो मैं यही बात बोलना चाहूँगा यार स्थानीय अभ्यर्थियों को कि भाई मैदानी अभ्यर्थी, स्थानीय अभ्यर्थी, आप दो ग्रुप में क्यों बटे हुए हो, समझ में नहीं आता। भाई सभी को एक समान अवसर मिला था ना एग्जाम में बैठने का, परीक्षा दिलाने का, सबको मिला था कि नहीं मिला था, सबको मिला था ना समान अवसर। तो भाई यहाँ पर लड़ने और झगड़ने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अब मामला हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट ही फैसला करेगी, ठीक है। मैं तो केवल यहाँ पर अपने तर्क रख रहा हूँ, ठीक है, जो भी फैसला है वो हाई कोर्ट करेगी। और भाई कई स्थानीय अभ्यर्थी के हमारे मित्रगण बोलते हैं और दलील देते हैं कि स्थानीय युवा है, स्थानीय अभ्यर्थी है, वो वहाँ के बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं, है ना। तो भाई मैं भी आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन जो झारखंड का हाई कोर्ट है वो इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे जब ये स्थानीय जो पक्ष के वकील द्वारा ये दलील दिया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में सिर्फ स्थानीय अभ्यर्थी ही स्थानीय निवासी होने के कारण वहाँ के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो इस पर क्या कहा हाई कोर्ट ने जानते हैं, झारखंड हाई कोर्ट ने? उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी लॉजिक नहीं दिखता कि वहाँ के युवा ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं, है ना, वहाँ के बच्चों को, ठीक है। ये था, मैं दिखा दूंगा अभी थोड़ा देर बाद, लास्ट में मैं झारखंड के केस का कुछ हाईलाइट पॉइंट है उसको भी रखूंगा, ठीक है, तो उसमें मैं बता दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्थानीय अभ्यर्थी है वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे, है ना। लेकिन मैं अगर दिल से सोचूं तो ये सच भी है यार कि वहाँ के बच्चों का जो भाषा है ना, वहाँ की जो बोली है उसको ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे स्थानीय अभ्यर्थी। परंतु ये सिर्फ भावनात्मक बातें हैं और हाई कोर्ट पर केस है, तो हाई कोर्ट में संविधान से अभिप्रेत दलीलें चलती है, ना कि भावनाएं, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ मैं एक बात मेरे दिल से आ रही है उस बात को रखना चाहूँगा कि ये भी एक सच बात है कि जो हमारे सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग के जो हमारे अभ्यर्थी है, साथीगण हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे विकास की बात करें, ये नहीं रहता उनके पास, मतलब उतना ज़्यादा अवसर उनको प्राप्त नहीं होता है जितना कि मैदानी अभ्यर्थियों को होता है। तो इसका जिम्मेदार केवल और केवल सरकार है।
तो सरकार के कारण मैदानी अभ्यर्थी के जो हमारे साथीगण हैं वो उनको भुगतना पड़े, तो ये अनुचित है। मैं मानता हूँ कि आपको अपने विकास करने का ज़्यादा अवसर नहीं मिलता उन क्षेत्रों में, ठीक है, परंतु इसका भुगतना हमारे मैदानी अभ्यर्थी के साथीगण को ना पड़े, मैं बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने ढेर सारे पॉइंट और तर्क अपने रखे हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और मेरा नंबर लिख लीजिए 70,081,62,3, ठीक है, 7 उसके बाद 40 उसके बाद 81,62,3, ये मेरा नंबर है। इसमें सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये बंद रहता है, केवल व्हाट्सअप चलता है। तो इस पर आप अपने विचार संप्रेषित कीजिएगा कि मेरी बातों से आप सहमत है कि नहीं हैं। हमारे स्थानीय अभ्यर्थी भी अपने विचार से अवगत करा सकते हैं, ठीक है। प्यारे मित्रों, झारखंड स्थानीय भर्ती केस के जजमेंट का जो हाईलाइट पॉइंट है उसे मैं तीसरे पार्ट के रूप में ला रहा हूं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे रहा हूं, तो आप ज़रूर देखिएगा झारखंड केस जजमेंट का हाईलाइट पॉइंट।